ग्रीचर और मैग्नीशिया बड़ी ट्रांसमीटर मशीन के सामने मौजूद थे। मालिनों से रब्ता कायम हो चुका था और ग्रीचर इसे अपनी बिपता सुना रहा था। जनाब आली, अब मिस्टर शीरान का ये कहना है कि हम सुदाशी से रब्ता कायम कर सकते थे, लेकिन जैसा कि मिस्टर शीरान ने कहा, हमारी ज़रूरी था कि हम आपको तफसीलात बताएं। गुड। वैसे शीरान की कारकर्दगी की क्या रिपोर्ट है? मिस्टर मार्लिनो, मिस्टर शीरान ने बैंकॉक में तहलका मचा रखा है। मंशियात के अड्डों पर अब बिल्कुल अमन व अमान है और मेरा ख्याल है जो जायज़ा हम लोग ले चुके हैं इसके तहत पूरे भरोसे से ये बात कह सकते हैं कि फ़िलहाल बैंकॉक और उसके कुर्बो जवार के इलाकों में कोई नई पार्टी सर उठाने की जरूरत नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी नई पार्टी मंजर-ए-आम पर आती है और काम करने का इरादा रखती है वो यकीनी तौर पर मुकामी लोगों से रब्ता कायम करती है और इनसे सूरत हाल मालूम करने के बाद ही अपने अमल का आगाज़ करती है। जो सूरत हाल इसे मालूम होगी इसके तहत तो मेरा ख्याल है आम किस्म के लोग तो इन अड्डों पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत खूब ग्रीचर और मैग्नीशिया, बहुत खूब। तुम लोगों ने देखा कि मेरा इंतखाब गलत नहीं था और तुमने ये भी देखा कि अगर हम इसे रोकने की कोशिश करते तो यकीनी तौर पर इसकी सलाहियतें कुंद होने का अमल शुरू हो जाता। ऐसे लोग इसी वक्त कामयाब व कामरान रहते हैं जब इन्हें इनकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाए। मौजूदा सूरत हाल के बारे में किसी हद तक तशवीश का शिकार हूँ। मैं इस शख्स को बेपना चाहता हूँ, तुम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे जहन की गहराइयों में किस तरह पेवस हो चुका है। बहरतौर क्या ये मुमकिन है कि मैं इससे बात कर लूँ? जी हाँ जनाब, मिस्टर शीरान इसी इमारत में ही मौजूद है। वेरी गुड, फ़ौरन बुलाओ इसे, बताओ कि मार्लिनो इसे गुफ्तगू करना चाहता है। बहुत बेहतर जनाब, मैं मैग्नीशिया को रवाना कर रहा हूँ, ग्रीचर ने कहा और मैग्नीशिया को इशारा कर दिया। मैग्नीशिया के चेहरे पर हिचकिचाहट के आसार नमूदार हो गए थे। बहरतौर चूंकि मार्लिनो की हिदायत थी इसलिए रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो शीरान की तरफ रवाना हो गई। ग्रीचर ट्रांसमीटर के सामने बैठा हुआ था, तभी मार्लिनो की आवाज़ उभरी, अगर वो यहाँ से चला जाए ग्रीचर, तो क्या तुम इसके बाद इन मंशियात के अड्डों की कमान संभाल सकते हो? मैं कह नहीं सकता जनाब कि मैं इसमें कामयाब भी रहूँगा या नहीं। वैसे मैंने इस सिलसिले में मिस्टर शीरान से बात की थी तो उन्होंने अपने तौर पर एक तजवीज़ भी पेश की थी। मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। क्या तजवीज़ थी? उन्होंने कहा कि चंद बेहतरीन किस्म के लड़ाके कांगू से बुलवाए जाएँ जो सिर्फ इन लोगों की निगरानी करे जो मंशियात के अड्डों पर हड़बों फैलाने या वहाँ अपनी मंशियात सप्लाई करने के बारे में सोचें। अब तुम बताओ ग्रीचर, क्या ये तजवीज़ बेहतरीन नहीं? मार्लिनो ने सवाल किया। यकीनन जनाब, बाहर के लोग आकर कंट्रोल करेंगे। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मौसर तौर पर अमल कर सकेंगे, जबकि हम लोग यहाँ तकरीबन सभी के शनासा हैं। हम अपने तौर पर इतनी मौसर कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, बेहतर मैं कोशिश करूँगा कि शीरान रुक जाए, लेकिन अगर वो इस सिलसिले में दिलचस्पी लेने पर आमादा नहीं है तो फिर कौन उसे मजबूर कर सकता है? इन हालात में तुम सुदाशी पर भरोसा करना, मैं सुदाशी को इस सिलसिले में हदायत दे दूँगा। बात रही इन लड़ाकों की, तो ये तजवीज़ मुझे पसंद है और मैं थोड़े बहुत नहीं बल्कि खासी तादाद में ऐसे अफराद वहाँ रवाना कर दूँगा जो इन अड्डों पर अपना कंट्रोल कायम रखेंगे। मार्लिनो ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, मेरा ख्याल है मिस्टर शीरान आ रहे हैं, ग्रीचर ने कहा और चंद लम्हात के बाद शीरान कमरे में दाखिल हो गया। इसने कुर्बो जवार में निगाहें दौड़ाकर उस ट्रांसमिशन रूम का जायज़ा लिया, फिर ट्रांसमीटर मशीन के पास आकर रुक गया। मिस्टर मार्लिनो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं मिस्टर शीरान, ग्रीचर ने कहा और शीरान मशीन के नज़दीक पहुंच गया। हेलो बिग बॉय, कैसे मिजाज हैं? शीरान ने चहकती आवाज़ में कहा। बिल्कुल ठीक, तुम्हारे जैसे दोस्त जब मार्लिनो के दोस्तों में शामिल हो तो मार्लिनो की मुश्किलात नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? शीरान ने पूछा। मिस्टर ग्रीचर ने बताया कि अब तुम यहाँ काम करने से उकता चुके हो। ये एक फितरी अमल है मिस्टर मार्लिनो, यहाँ मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। या तो कुछ ऐसी नई दिलचस्पियाँ मेरे सामने आए जिनके लिए मुझे नई कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़े, वरना फिर मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने तौर पर आवारागर्दी करूँ। इसके बगैर मुझे ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं आता। दुश्मन ख़त्म हो जाए तो फिर आदमी को किसी कोने में बैठना पड़ता है, शीरान ने कहा। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी कोने में बैठकर गोशा नशीन हो जाओ, लेकिन मिस्टर शीरान, तुमने अभी अपना सिर्फ एक वादा पूरा किया है। क्या मतलब? शीरान ने पूछा। मैंने तुमसे ख्वाहिश जाहिर की थी कि तुम बैंकॉक में मौजूद मंशियात के तमाम अड्डे ख़त्म करके वहाँ मेरी इजारादारी कायम करो। तुमने इस पर अमल किया, लेकिन एक बड़ा काम तो भी रह गया है जिसे तुमने मेरे लिए अंजाम देने का वादा किया था। वो कौन सा वादा? मुझे बताओ, मैं ज़्यादा उलझनों में रहने का आदी नहीं हूँ, शीरान ने कहा। मेरे वो 8 दुश्मन, क्या तुम उन्हें भूल गए? हरगिज़ नहीं, वो मुझे याद हैं, बल्कि बहुत ही अच्छा हुआ तुमने मज़ीद याद दहानी करा दी। जिंदाबाद मिस्टर मार्लिनो, जिंदाबाद। इनमें एक शख्सियत तो ऐसी है जिससे मुझे बहुत दिलचस्पी है, बड़ा प्यार है, लेकिन क्या इनके बारे में यह मालूम करना आसान है कि वो फिलवक्त कहाँ है? सारे के सारे कभी यकजा नहीं मिल सकते। वैसे अगर तुम चाहो तो चंद रोज़ की मोहलत दो, मैं थोड़ी बहुत तफसीलात मालूम करके तुम्हें इनमें से किसी एक के बारे में ज़रूर बता दूंगा
और इसके बाद तुम्हारे लिए इनसे निपटना किसी भी दौर मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हें वो तमाम आसानियाँ फराहम करूँगा जो उन तक पहुँचने के सिलसिले में तुम्हारी मुआवन होंगी। ठीक है मिस्टर मार्लिनो, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, शिरान ने कहा और मार्लिनो इसका शुक्रिया अदा करने लगा। इस दौरान तुम्हारा क्या प्रोग्राम है मिस्टर शिरान, मार्लिनो ने पूछा। बस आवारागर्दी। ये चंद रोज़ की जो मोहलत मैंने तुम्हें दी है, मैं बैंकॉक के अतराफ़ में आवारागर्दी करते हुए गुजार दूंगा और किसी भी वक्त रीचर से रब्ता कायम करके तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कर लूँगा। अगर कोई ऐसी इत्तला हो जो तुम मुझे देना चाहो और मैं तुम्हें मौजूद ना मिलूँ तो वो ग्रीचर को दे देना। ठीक है, ऐसा ही होगा, मार्लिनो ने कहा और शिरान ट्रांसमीटर मशीन से हट गया। अब तुम मुतमिन हो ग्रीचर, मार्लिनो ने पूछा। बिल्कुल जनाब, ग्रीचर ने जवाब दिया और ट्रांसमिशन मशीन बंद कर दी क्योंकि शिरान वहीं मौजूद था और इसकी मौजूदगी में अगर कोई ऐसी वैसी बात मुँह से निकल जाती तो खामखा शामत भी आ सकती थी। मकान का सबसे तंगोतारी कमरा जिसमें कोई रोशनदान नहीं था गालिबन स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था और तौनी इस वक्त इसी छोटे से कमरे में अकड़ू बैठा हुआ था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। शिरान ने दरवाज़ा खोला तो वो उछलकर खड़ा हो गया। लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं थी इसके पास। दूसरे लम्हे इसने हाँक लगाई। ज़रा एक मिनट, लेकिन इस दौरान दरवाज़ा खुल चुका था। ताऊ ने जल्दी से दोबारा ज़मीन पर बैठ गया। शिरान हैरतज़दा निगाहों से इसे देख रहा था। ये क्या हो रहा है? कपड़े कहाँ गए तुम्हारे? इसने उसीले लहजे में पूछा। वो टंगे हुए हैं, ऊपर टांग दिए चीफ। भला इस गर्मी में कपड़े? खुदा की पनाह, तौबा तौबा, इस गर्मी में कपड़ों का क्या सवाल है? बाहर आओ, शिरान ने कहा। लेकिन चीफ, कपड़े तो पहनने की इजाज़त दे दें। जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दे वरना मैं अंधा हो जाऊंगा। मैं 3 दिन से इस तारीकी में बैठा हुआ हूँ, मेरी आंखें रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। 20 सेकंड के अंदर अंदर कपड़े पहनकर बाहर आओ वरना इसी तरह घसीटते हुए बाहर ले जाऊंगा, शिरान ने घुराते हुए कहा। ओ चीफ, 20 सेकंड बहुत कम है, आंखें बिल्कुल काम नहीं कर रही, कपड़े नहीं पहन सकूंगा, बस थोड़ा सा वक्त बढ़ा दे। इन 20 सेकंड को 60 में बदल दें। बस मैं अभी हाजिर होता हूँ, अब दरवाज़ा खुला छोड़ दें, तौनी ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और शिरान गर्दन हिलाता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद तौनी हाँपता कामता इसके पास पहुंच गया। शिरान इसका हुलिया देखकर हंसने लगा। तौनी को इसने फ्लैटी के मामले में सजा दी थी। तौनी ने इसे मजबूर किया था कि वो फ्लैटी से मिले। फ्लैटी की इतनी तारीफ़ें की थी इसने और इस तरह शिरान के पीछे पड़ा हुआ था कि शिरान मजबूर हो गया था। नतीजे में इसे जिन हालात से गुजरना पड़ा वो खासे परेशान कुन थे। बहरहाल अब तौनी को इसके किए की सजा मिली थी। 3 दिन तक इसे एक तंगोतारी कमरे में बंद रखा गया था। इन 3 दिनों के लिए थोड़ा सा पानी और खुराक मुहैया की गई थी, लेकिन कमरे में बेपना गर्मी थी। न जाने किस तरह तौनी ने यह गर्मी बर्दाश्त की थी। शदीद कुव्वत इरादी का मालिक था, वरना इस तंगोतारी कमरे में सांस लेना भी मुश्किल काम था। हर लम्हा वो इस बात का मुंतज़िर रहा था कि शायद शिरान को इस पर रहम आ जाए और वो इसकी सज़ा माफ़ कर दे, लेकिन शिरान इस किस्म का आदमी ही नहीं था। अगर कमरे से इसकी लाश बरामद होती तो वो इत्मीनान से उसे उठवाकर दफन करवा देता और अगर गुस्सा बरकरार रहता तो किसी गंदे नाले में फेंकवा देता। तौनी को इस बात का यकीन था। बहर सूरत इसने जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया, शेव खुर्ची और ख़ुद को लेप पोत कर शिरान के पास पहुँच गया। बदन में इतनी सकत नहीं थी कि ढंग से चल फिर सकता। 3 दिन तक मुअत्तल रहा था और चलने फिरने का कोई काम नहीं कर सका था। अगर खुराक का मामला भी न होता तो इसकी ज़िंदगी मुहाल थी, लेकिन शिरान ने बहुत अच्छा सलूक किया था इसके साथ के इसे खुराक मुहैया कर दी थी और तौनी ने जान बचाने के लिए सिर्फ इतना खाया था कि इसे किसी किस्म की परेशानी लाहिक ना हो। बहर सूरत ये 3 दिन की सज़ा इसकी ज़िंदगी का सबसे तल्ख तजर्बा थी, लेकिन शिरान की मैयत में सब मुमकिन था। इसके बावजूद कि शेरान एक ख़तरनाक आका था, तौनी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। शिरान ने पूरी इत्मीनान निगाहों से देखा और फिर भारी लहजे में बोला, रेक्सन हिल कैसी जगह है? क्या होटल वगैरह भी है वहाँ? कई हैं चीफ, अगर आम दिनों में वहाँ जाया जाए तो फिर वहाँ ठहरने के लिए जगह मिल जाती है, तौनी ने जवाब दिया। फू कौन है? कौन? तौनी ने कान पर हाथ रखकर पूछा। फुआ, कोई चीनी है शायद, शिरान ने जवाब दिया और तौनी सर खुजाने लगा। फिर गर्दन हिलाकर बोला, मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ चीफ, लेकिन अगर कोई मशहूर शख्सियत है वहाँ की तो हम कहीं से भी मालूम कर सकते हैं। जाओ, इस छोटे से सफ़र के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लो, जिन चीज़ों की ज़रूरत हो इनका इंतज़ाम कर लो। वहाँ क़याम के लिए हम दिनों का तयन नहीं कर सकते। कुछ लिबास भी ले लेना, ज़रूरत की वो तमाम चीज़ें जो हमें सख्त तरीन हालात में दरकार हो सकती हैं। शिरान ने तौनी को हिदायत दी। ठीक है चीफ, तो मुझे इजाज़त, जाओ, शिरान ने खुश्क लहजे में कहा और तौनी बुरा सा मुँह बनाकर बाहर निकल गया। वापस आने के बाद वो तैयारियां करने लगा। इंतहाई मोहतात रहकर इसने शिरान के लिए कुछ लिबासों का इंतखाब किया। इनमें 2 किबारी लिबास थे और बाकी कुछ सूट वगैरह जिन्हें शिरान पसंद करता था। बल्कि चीज़ें भी इसने इंतहाई मोहतात रहकर तरतीब दी थी और इन्हें इंतहाई सलीके से सूटकेस में रखा था। 2 सूटकेस तैयार कर लिए थे इसने।
और इसके बाद इनकी डबल तहों में दो दो पिस्तौल और एमुनेशन छुपा दिया था। क्योंकि वो शेरान की पसंदीदा तरीन शय थी, इसके अलावा शिरान के पास असला भी रहता था। इन चीज़ों से फारिग होकर इसने गाड़ी का जायज़ा लिया और पेट्रोल वगैरह चेक करने के बाद मुतमईन हो गया। अब इसे शिरान को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन वो गाड़ी के पास से पलटा ही था कि शिरान इसे अपने अक़ब में नज़र आया और तोनी जल्दी से खड़ा हो गया। ठीक है चलें, कोई कमी तो नहीं रह गई? इसने पूछा। नहीं चीफ, मैं ज़रा भागकर सूटकेस अंदर से ले आऊँ, बस सूटकेस डिक्की में रखने बाकी हैं, मैं इसके अलावा तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं, तोनी ने जवाब दिया। ओके जाओ, शिरान ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। इसने ड्राइविंग सीट नहीं संभाली थी, बल्कि इसके लिए तौनी को मुकर्रर कर दिया था। तौनी की अब भी बुरी हालत थी। 3 दिन की इस सख्त सज़ा के बाद इसका दिल तो यही चाह रहा था कि आरामदेह बिस्तर पर दराज हो जाए और उस वक्त तक सोता रहे जब तक क़यामत ना आ जाए। लेकिन शिरान के अताब से बचने के लिए ज़रूरी था कि मुस्तैदी और खुश मिजाजी का मुजाहरा करे, ड्राइविंग में भी कोई गड़बड़ ना हो। हालांकि आंखें बाजू का झपकने लगती थी, लेकिन तौनी ने चीर चीर कर खोल रहा था और इसने एक बार भी स्टीयरिंग को बेकाबू नहीं होने दिया था। शिरान थोड़ी देर तक उसका अंदाज़ा करता रहा कि तौनी की क्या कैफियत है। जब इसने दुरुस्त से ड्राइविंग देखी तो इत्मीनान से सीट से टेक लगाकर दराज हो गया। इस एहसास ने तौनी का मूड किसी कदर बहाल कर दिया और इसने मुस्कुराकर शिरान की तरफ देखा। चीफ, ये आपको अचानक रैक्सन हिल की क्या सूझी और वो फुआ के क्लब की बात, आखिर इस जूडो कराटे क्लब से आपको क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? ये तमाम बातें तुम्हारे पूछने की नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें राजदार बनाया जाए। मैं गैर जिम्मेदार लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यही तुम्हारी कामयाबी की दलील है चीफ, और यकीनन तुम इसी वजह से अपने दुश्मनों पर हावी रहते हो। लेकिन चीफ, तौनी तुम्हारा वफादार है। एक बार गलती हो गई तो इसका मकसद नहीं कि तुम इसे वफादारी की फहरिस्त से निकाल दो। इस गलती की पादाश में तुमने मुझे एक तंगो तारीख कोठरी में फेंक दिया था। हर लम्हा मैं ज़िंदगी और मौत से दो चार रहा, लेकिन मैंने यही सोचा कि चीफ को तौनी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि तुमने एक इतनी हल्की सज़ा मुंतखब की। तुम्हें तो चाहिए था कि बाल पकड़ते इसकी खाल टखनों तक उतार कर दूर फेंक देते, तौनी ने कहा और शिरान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लम्बू तो बेहद चालाक है, गुस्सा ठंडा करने का माहिर, शिरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं चीफ, ये बात नहीं है, मैं बेहद वफादार हूँ, तौनी ने जवाब दिया। अच्छा चल पूछ, क्या पूछना चाहता है? सवाल कर चुका हूँ चीफ, जवाब देना न देना तुम्हारी मर्ज़ी पर मुनहसिर है। मैं जानना चाहता हूँ कि फ्लीटी किसकी ईमा पर काम कर रही थी और मुझे क्यों फांसना चाहती थी। वो मुझे कत्ल करने के दर पे थी और यकीनी तौर पर यह कत्ल हमारी किसी ज़ाती दुश्मनी की बिना पर नहीं था। किसी ने इसे हमारे पीछे लगाया था और जिसने भी इसे मेरे पीछे लगाया था, इसने तुझे और फ्लैटी को अपना आलाकार बनाया। बड़ी बाकायदा साजिश की गई थी मेरे खिलाफ, लेकिन बात शायद शिरान की तकदीर में अभी मौत नहीं है। और ये कैसे कहा जा सकता है कि इसकी मौत किसके हाथों में लिखी है? वैसे तौनी, एक पेशगोई किए देता हूँ। वो क्या चीफ? वो ये कि मैं अपने किसी दुश्मन के हाथों में मारा जाऊँगा, लेकिन इस शक्ल में जब मेरे बेशुमार दुश्मनों की लाशें मेरे कदमों में पड़ी होंगी। नामुमकिन चीफ, मुझे इस बात से इख्तलाफ है, तौनी ने पुरजोश अंदाज में कहा। क्या मतलब? शिरान ने आंखें निकाल कर कहा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें हलाक नहीं कर सकते, तुम सिर्फ तभी मौत मर सकते हो। भला किसकी मजाल है कि शिरान जैसे शेर पर वार करके इसी ज़िंदगी से महरूम करे? अच्छा फजूल बातें मत करो, मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ चीफ, तौनी ने कहा। मुझे उन दुश्मनों की तलाश है तौनी, जिन्होंने फ्लैटी को इस काम के लिए तैयार किया था। तौनी एक गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाने लगा। इसे एक बार फिर एहसास होने लगा था कि दोबारा मुसीबतों का शिकार होने लगा है। शिरान अपने दुश्मनों की तलाश में था और इसके दुश्मन जाहिर है इतने तरने वाला तो ना होंगे कि अपने आप को प्लेट में सजाकर शिरान के सामने पेश कर दें। इनके लिए हंगामा खेजी होगी और तौनी शिरान का साथ देना होगा। सांप क्यों सूंघ गया तुझे? शिरान ने तौनी का चेहरा देखते हुए कहा। नहीं चीफ, हरगिज़ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि फुआ को गर्दन से पकड़कर रैक्सन की पहाड़ियों में ले जाऊं और फिर इसके सीने में पाँव रखकर इससे पूछूं कि बता मेरे चीफ के दुश्मन कहाँ हैं। तौनी ने जवाब दिया और शिरान हंसने लगा। तू ये हरगिज़ नहीं सोच रहा होगा तौनी, बल्कि ये सोच रहा होगा कि रैक्सन में पहुँचकर कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि तुझे बच निकलने का मौका मिल जाए। लेकिन ये तेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं अपने दुश्मनों से पहले तेरे लिए गोली उतारूंगा, शिरान ने जवाब दिया और तौनी खिसियानी अंदाज में हंसने लगा। इसे अंदाज़ा था कि इसकी कोशिश नतीजा खेदी साबित हो सकती है। शिरान की बात पर इसने मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। कार की रफ्तार 60 और 70 के दरमियान थी। अब रास्ता साफ था, सड़क उम्दा थी, इसलिए इस रफ्तार से दौड़ती हुई कार को हल्का सा झटका तक महसूस नहीं हो रहा था। जिस इलाके में कार दौड़ रही थी कि दोनों समत पहाड़ फैले हुए थे, जिनके दामन में सरसब्ज वादियाँ थीं जो बेहद खूबसूरत थी। इसके बाद तौनी ने शिरान से कोई बात नहीं की थी।
कार अपनी मंजिल की जानिब दौड़ती रही। फिर दूर से कुछ इमारतें नजर आने लगी। सड़क सीधी चली गई थी और बाएं हाथ में एक दो जैली सड़कें भी थीं, जिसके इख्तिताम पर एक सफेद रंग की इमारत साफ दिखाई देती थी। शिरान ने अचानक तौनी के शाने पर हाथ रख दिया और तौनी का पैर ब्रेक पर जा पड़ा। कार को झटका लगा, लेकिन तौनी ने इसे संभाल लिया था। तुम अभी तक सो रहे हो शायद? शिरान ने पूछा। हाँ चीफ, तकरीबन सोता हुआ यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि 3 दिन से नहीं सो सका, तौनी ने जवाब दिया। कार इस सड़क पर मोड़ लो, वो जो सामने इमारत नजर आ रही है, हमें इसी तरफ जाना है, शिरान ने कहा और तौनी ने अदब से गर्दन झुका दी। कार की रफ्तार इसने सुस्त कर ली और फिर उस जैली सड़क पर उतार दी। कार इस सड़क पर आगे बढ़ती रही और चंद लम्हात के बाद वो इस सफेद इमारत के नज़दीक पहुंच गई, जिसके बारे में इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये कौन सी इमारत है। कार का इंजन बंद कर दिया गया और दोनों नीचे उतर आए। इमारत के सदर दरवाजे पर काउकू होटल लिखा हुआ था। तौनी की आंखों में चमक आ गई। इसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है चीफ, तकदीर ने हमारी रहनुमाई इस तरफ की है। मैं काफ़ी की शदीद ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। कॉफ़ी के 2 बड़े बड़े प्याले अपने मैदे में उतारने के बाद मेरी नींद भाग सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें दूध या क्रीम शामिल न हो। क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगे? शिरान ने कोई जवाब न दिया। दोनों होटल में दाखिल हो गए। काउंटर पर बैठे हुए कभी हैकल आदमी ने सनसनीखेज निगाहों से इन दोनों की तरफ देखा और इसका एक हाथ काउंटर के नीचे रेंग गया। इसने एक सुर्ख बटन दबा दिया था। शिरान एक मेज़ के करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तौनी इसकी इजाज़त से इसके सामने बैठ गया था। फिर शिरान ने मेज़ बजाकर वेटर को मुखातिब किया और वेटर जल्दी से इनके करीब पहुंच गया। ब्लैक कॉफ़ी, इसने भारी लहजे में कहा। यस सर। वेटर ने अदब से गर्दन झुकाई और आगे बढ़ गया। वो दोनों उम्दा कॉफ़ी के घूंट ले रहे थे। एक प्याली ख़त्म करने तक तौनी कुछ नहीं बोला। फिर इसने जल्दी से कॉफ़ी के बर्तन से अपनी प्याली में दोबारा काफ़ी उंडेली। दूसरी प्याली भर गई तो इसने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, हम लोग रैक्सन हिल पहुँच चुके हैं। मेरा ख्याल है ये जैली सड़क ख़ास तौर से इस होटल की निकाली गई है। इसके अक़बी हिस्से से होते हुए हम रैक्सन हिल के इलाके तक पहुँच जाएंगे, जहाँ वो 3 झीलें हैं। मेरा मतलब है वो रवायती झीलें मौजूद हैं और जिनके गिर्द ज़्यादा इमारतें हैं। वैसे बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों ने होटल इस जगह से हटकर क्यों बनाया है, और फिर होटल की तामीर पर मामूली अखराजात तो नहीं आए होंगे। ख़ास तौर से इसके लिए ये तवील और इस सड़क निकालनी पड़ी है। ये बात हमारे लिए इतनी परेशान कुन तो नहीं तौनी कि तुम सोच सोच कर दुबले होते जा रहे हो, शिरान ने कहा और तौनी खिसियानी सी हंसी हंसने लगा। ठीक कहते हो चीफ, बस ये गुफ्तगू बराए गुफ्तगू है, इसने कहा, और मैं फजूल गुफ्तगू पर दांत तोड़ दिया करता हूँ। ये बात भी तुम्हें मालूम है, शिरान ने कहा। हाँ हाँ मालूम है, बस काफ़ी इतनी उम्दा थी कि मैं भूल गया था, तौनी ने कहा और फिर दरजीदा निगाहों से दरवाजे की जानिब देखने लगा, जहाँ से 4 आदमी अंदर दाखिल हुए थे। चारों शक्ल सूरत से अच्छे आदमी नज़र नहीं आ रहे थे। ख़ास तौर से वो आगे वाला तवीलुल कामत, जिसके चेहरे पर गहरे ज़ख्म का एक निशान था और आंखों से मक्कारी झलकती थी। तौनी ने आहिस्ता से शिरान को मुखातिब किया और शिरान की निगाहें भी इस तरफ उठ गईं। वो लोग सुस्त रफ्तारी से चलते हुए अंदर आ रहे थे। फिर 3 तो एक जगह रुक गए, जबकि चौथा तवीलुल कामत शिरान की जानिब बढ़ने लगा। लानत है, मुझे काफ़ी भी नहीं पीने दी चीफ। इस आदमी को देख रहे हो? बकवास मत करो। शिरान की आवाज़ में गुर्राहट थी। तौनी खामोश हो गया। कौन हो तुम दोनों? इसने सख्त लहजे में पूछा। शिरान ने कॉफ़ी की प्याली उठाई और इसका छोटा सा सीप लेकर होंठ खुश करने लगा। तवीलुल कामत ने आग बगोला होकर हाथ आगे बढ़ाया और शिरान की कमीज़ का कॉलर पीछे से पकड़ लिया। फिर वो सख्त लहजे में बोला, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? जवाब में शिरान ने इत्मीनान से काफ़ी की प्याली का कुंडा पकड़ा और पूरी काफ़ी इसके मुंह पर उंडेल दी। काफ़ी बहुत गर्म थी और शख्स के चेहरे पर भरपूर तौर से पड़ी थी, चुनांचे इसकी आंखें मुतासिर हुई। इसने बिल बिलाकर शिरान की कमीज़ का कॉलर छोड़ दिया। इसके साथ ही शिरान अपनी जगह से उठा और दूसरे लम्हे मेज़ उछलकर इन तीनों आदमियों पर पड़ी, जो सूरत हाल को देखकर इस तरफ लपके थे। इनके पिस्तौल निकालने की कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि मेज़ उछालने के साथ ही शिरान बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा था और इनके नज़दीक पहुँचती इसने करीब पड़ी हुई कुर्सी उठाकर इनमें से एक के सर में दे मारी थी और वो शख्स भैंसे की तरह डकारता हुआ ज़मीन पर औंधा हो गया था। दोनों आदमी मेज़ की लपेट में आ गए थे। वो भी नीचे पड़े थे। इस दौरान तवीलुल कामत शख्स, जिसके मुंह पर काफ़ी गिरी थी, आंखें मलता हुआ धाड़ कर शिरान के कमरे पहुंचा। इसने अकब से शिरान की गर्दन में कैंची डालने की कोशिश की, लेकिन शिरान की दोनों कोहनियाँ इसकी पसली पर पड़ी और फिर इसके चौड़े हाथ इस शख्स के दोनों कानों पर इसके हलक से एक कड़ी आवाज़ निकली। फिर शिरान ने सामने पड़ा सोफा उठाकर उन तीनों पर फेंक दिया, जिन्होंने बेमुश्किल खुद को संभाल कर उठने की कोशिश की थी। इसके बाद तो शिरान ने इनका हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। काउंटर पर बैठा हुआ कभी हैकल आदमी जल्दी से अपनी जगह से खिसक गया था।
टोनी ने भी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की। फिर मेज़ें और कुर्सियाँ उठाकर इन लोगों पर फेंकने लगा। हाल में टूटी हुई कुर्सियों और मेज़ों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इन चारों की हालत अब बहुत बिगड़ गई थी। इनके चेहरे और लिबास खून में लथपथ हो गए थे और अब वो इस कोशिश में थे कि भागते हुए दरवाजे तक पहुंच जाए और किसी न किसी तरह इन्हें मौका मिल ही गया। वो एक दूसरे को धकेलते हुए दरवाजे तक पहुंचे, जिसके कदम अब लड़खड़ा रहे थे। इसने घूरकर शिरान की तरफ देखा और मुक्का तान कर बोला, तुम इस इलाके से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। एक मिनट। शिरान आगे बढ़ता हुआ बोला। तवीलुल कामत गुराब से दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। शिरान का कहकर दूर तक इसका ताक़ुब करता रहा था। इसने पलटकर टोनी की जानिब देखा। टोनी बुरा सा मुंह बनाए खड़ा था। चीफ, दूसरी प्याली पिए बगैर मेरी हालत बेहतर नहीं हो सकती और तुमने वो प्याली ज़ाया कर दी। क्या हम यहाँ से मज़ीद काफ़ी पिए बगैर जाएँ? इसने कहा। हरगिज़ नहीं। एक कहाँ मर गए तुम? कोई है? अगर तुम लोग बाहर ना निकले तो मैं इस होटल को आग लगा दूंगा, शिरान ने कहा। और हॉल के एक दरवाजे से वो काउंटर क्लर्क सहमा अंदर दाखिल हो गया। मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं हाजिर हूँ। कहाँ भाग गए थे तुम? इन कमबख्तों ने कॉफ़ी का मज़ा ख़राब करके रख दिया। हमें कॉफ़ी चाहिए, शिरान ने कहा। तैयार हो रही जनाब, अभी पेश करता हूँ। ओहो, वेरी गुड। गोया जब यहाँ हंगामा हो रहा था तो तुम कॉफ़ी तैयार करने के लिए चले गए थे। खूब समझदार आदमी हो। जाओ कॉफ़ी लो जल्दी से। और काउंटर क्लर्क उसी दरवाजे की जानिब बढ़ गया जहाँ से अंदर दाखिल हुआ था। टोनी ने 2 कुर्सियाँ सीधी की और फिर एक मेज़ सीधी करके इस पर कपड़ा बिछाने लगा। वो दोनों बैठ गए। चलने में बाद काउंटर क्लर्क कॉफ़ी की ट्रे हाथ में लिए इनके पास पहुंच गया। इसने ट्रे मेज़ पर रखी और कॉफ़ी बनाने लगा। 2 प्याले इनके सामने सर्व करने के बाद वो 2 कदम पीछे हटा और इसी वक्त शिरान की आवाज़ उभरी। वो सहम कर रुक गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे आया। बैठ जाओ, शिरान ने इसी तरह करख्त लहजे में कहा और वो इधर उधर देखने लगा। बैठ जाओ, शिरान गुर्राया और वो एक उल्टी हुई कुर्सी पर ही बैठ गया, लेकिन इसे जल्दी से बौखलाए हुए अंदाज में कुर्सी सीधी की। इस पर किसी न किसी तरह सीधा बैठ गया। कौन थे ये लोग? शिरान ने सवाल किया। वो जनाब नीटू इसके साथी, काउंटर क्लर्क ने जवाब दिया। मुझे नीटू के बारे में तफसील बताओ, शिरान ने कहा। बदमाश है जनाब इस इलाके का, यकीन करें। जब आप इसकी मुरम्मत कर रहे थे तो मेरी रूह में सुरूर उतर रहा था। कमबख्त ने हमारी रोज़ी हराम करके रख दी है। रोज़ाना कोई ना कोई नया हंगामा करता रहता है और नए आने वालों को तो ख़ास तौर से दुश्मन है। अपनी दानिश में वो इलाके के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करता है और कहता है कि अगर वो ना हो तो ये इलाका भी बदमाशों से भर जाए। इसी सिलसिले में हम लोगों से भी अच्छी खासी रकम वसूल करता रहता है। कहाँ रहता है ये? शिरान ने सवाल किया। यहाँ से दाई सनत की ढलान के इख्तिताम पर एक छोटा सा कहवा खाना है, उसी में रहता है। कहवा खाना इसके बाप की मलकियत है। इसने एक बाकायदा टोली बना ली और इसकी टोली में सब बदमाश लोग शामिल हैं जो लूटमार करते हैं। कोई फंस गया तो इसकी रकम भी छीन कर आपस में तकसीम कर लेते हैं। कई बार मेरे होटल का फर्नीचर भी तबाह कर चुके हैं। तो गोया वो उचक्का है, शिरान ने कहा। उचक्का ज़रूर है जनाब, मगर मामूली नहीं। ज़िंदगी में पहली मरतबा इसने मार खाई है। मेरी दरख्वास्त है कि आप इससे होशियार रहें, काउंटर क्लर्क ने कहा। तुमने ये होटल आम जगह से हटकर क्यों बनाया है? मैंने नहीं बनाया जनाब, मैं तो यहाँ का अदना मुलाजिम हूँ। होटल के मालकान तो शहर में रहते हैं। काफ़ी ठूट फूट हो गई। वो बार बार मुझे सरजनिश कर चुके हैं, लेकिन भला मैं क्या कर सकता हूँ? बड़ी परेशानी का आलम है। काउंटर क्लर्क अफसोस भरी निगाहों से होटल के टूटे हुए फर्नीचर को देखने लगा। रेक्सन हिल जाने का रास्ता किस तरफ से है? सिर्फ वही बड़ी सड़क है जो अकवी समझ से भी कोई रास्ता है, शिरान ने पूछा। जनाब रेक्सन हिल अब यहाँ से है ही कितनी दूर? आप होटल के अकब से चले जाएं। रास्ता कच्चा ज़रूर है, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। 2 फरलांग चलने के बाद आप फुआ के क्लब तक पहुँच जाएंगे और फिर इसके अतराफ़ में तमाम इमारतें बिखरी हुई हैं। वैसे क्या आप इस इलाके में नए आए हैं? फजूल बातों से गुरेज करो। और हाँ, कॉफ़ी का बिल। शिरान ने एक नोट निकालकर इसकी जाने बढ़ा दिया। बाकी तुम्हारा टिप, वो बोला। और काउंटर क्लर्क अफसोस भरे अंदाज में गर्दन हिलाता वहाँ से आगे बढ़ गया।